तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सीनियर सांकुन की केव के सेकंड फ्लोर पर जाते ही नेस एंड सोल ने आपस में झगड़े करना शुरू कर दिए। इनफैक्ट सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब मास्टर युन ने अपने सबसे पुराने दोस्त मार्कविस को धोखा दे दिया। अरे वो सभी लोग टीम अप होकर हानली और मार्कविस को मारना चाहते थे, लेकिन हानली ने फटाफट से अपने एंशिएंट 1000 माउंटेन को एक्टिवेट करके नेस एंड सोल यू को उसमें घायल कर दिया। साथ ही उसने वांगचान की भी टांगे काट दी। बाद वो अपनी थंडर विंग्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भागने की फिराक में था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं नेस एंड सोल यू को, जो कि हानली की ब्लू आइस फ्लेम में ट्रैप हो चुका था। यहाँ पर मार्कविस भी हानली की इस आइस फ्लेम को देखकर काफी ज्यादा हैरान था और फिर उसने बड़ी तेजी के साथ जाकर मैडम वे के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। तब तक एल्डर युन ने अपनी शुरिकन ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए मार्कविस पर अटैक कर दिए थे, लेकिन मार्कविस अपने हेवनली गोल्डन स्क्रोल में उन्हें जकड़ते हुए हानली से कहने लगा कि तुम्हारे पास एक हेवन डिफाइंग टॉप टियर का मटेरियल था। मैं अच्छे से जानता हूँ कि उस मटेरियल को हासिल करने में तुमने काफी कड़ी मेहनत की होगी और इसी वजह से मैं तुम्हारी एबिलिटीज के बारे में अंदाजा लगा सकता हूँ। अगर हम दोनों टीम अप हो जाए तो इन सभी को हराकर यहाँ से भाग सकते हैं। वहीं पर मास्टर युन कह रहा था कि मार्कविस इतने बड़े सपने मत देखो, मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों यहाँ से जिंदा भी वापस जा पाओगे। वहीं पर अब टियांगो भी मार्कविस पर अटैक करने के लिए वहाँ पर पहुँच गया। उसने अपने डिमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर कई सारे इवल डीमंस को समन कर लिया, जो कि बड़ी तेजी के साथ मार्कविस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। मगर तब तक मार्कविस ने अपने स्क्रोल को एक गोल्डन विप में तब्दील कर दिया था और फिर वो अपने उसी गोल्डन विप का इस्तेमाल करते हुए उन डीमंस को फटाफट से डिस्ट्रॉय करने लगा। मास्टर युन को पता था कि मार्कविस को हराना इतना आसान नहीं होने वाला, तो उसने भी टियांगो के साथ मिलकर अपनी शुरिकन ब्लेड मार्कविस की तरफ रिलीज कर दी। यहाँ पर मार्कविस युन से गुस्से में पूछ रहा था कि बता तू घोस्ट स्पिरिट सेक का पालतू कुत्ता कब से बन गया। और अब यहाँ पर मार्कविस अपने विप से ढेर सारी खतरनाक एनर्जी रिलीज करते हुए डीमंस का सफाया करने लगा और उतने में टियांगो को वांगचान के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो कह रहा था अंकल प्लीज मुझे बचा लीजिए। और अब उन्हें डिस्ट्रैक्ट होता हुआ देखकर मार्कविस तुरंत ही वहाँ से भागने लगा। वो हानली से कह रहा था कि जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ, लेकिन टियांगो तो हानली पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था। वो उससे कहता है कि यहाँ से भागने की जरूरत भी मत दिखाना। और अब ये सभी लोग तुरंत ही हानली और मार्कविस के पीछे रवाना हो गए। युन अपने साथियों को बता रहा था कि ये लोग ज्यादा दूर नहीं जा सकते और वैसे भी ऊपर का बैरियर अभी भी क्लोज है, तो उसे ओपन करने में उन्हें वक्त लगेगा। यहाँ पर मार्कविस ने वहाँ से भागते हुए युन पर कई सारे हमले कर दिए थे, लेकिन युन अपनी शुरिकन ब्लेड की शील्ड फॉर्म करते हुए उन अटैक्स को काउंटर करने लगा। और अब हम देख पाते हैं हानली को। सिल्वर मून उसके कंधे पर थी। वो हानली को कुछ बताना चाहती है, लेकिन हानली उससे कह रहा था कि हम उस बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ से जिंदा बाहर निकलना इम्पोर्टेंट है। और अब हानली बड़ी तेजी के साथ उस केव के ऊपर वाली सतह पर पहुँच गया। वेल इस माउंटेन को एक बैरियर की मदद से क्लोज किया गया था, तो जब तक वो बैरियर हटेगा नहीं हानली यहाँ से भाग नहीं पाएगा। इसलिए हानली ने अपनी लाइटनिंग सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए इस माउंटेन को पियर्स करना शुरू कर दिया। हानली को पता था कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, उसे कुछ भी करके इस बैरियर को जल्दी से हटाना पड़ेगा। साथ ही वो दिल ही दिल में कहने लगा कि मार्कविस मैं चाहता हूँ कि तू कुछ देर के लिए उन्हें थोड़ा सा बिजी रख और तब तक मैं इस बैरियर को ओपन करूंगा। इधर अंडरग्राउंड में इतनी तबाही मच गई थी कि वहाँ पर सांकुन का घर भी डिस्ट्रॉय हो गया। वेल यहाँ पर मार्कविस और मास्टर युन के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका था। मास्टर युन अपनी शुरिकन ब्लेड से उस बंदे को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मार्कविस के गोल्डन विप के सामने उसकी शुरिकन ब्लेड थोड़ी सी फीकी पड़ गई। तब तक मैडम वे ने अपनी डिमोनिक आइस का इस्तेमाल करते हुए मार्कविस को घेर लिया, लेकिन मार्कविस के चाबुक के सामने उसकी डिमोनिक आइस भी टिक नहीं पाती। हालांकि मार्कविस पर सिर्फ एक ही बंदा अटैक नहीं कर रहा था, बल्कि चारों ओर से उस पर हमले होने लगे, लेकिन घायल होने के बावजूद भी मार्कविस इन सब पर अकेला ही भारी पड़ गया। और अब यहाँ पर मार्कविस ने अपने गोल्डन विप को एक धनुष में बदल दिया। उसके एरोस को शूट करते ही वहाँ पर फिनिक्स बर्ड रिलीज होने लगे, जो कि 1 बाय 1 जाकर इन सभी पर अटैक कर रहे थे। इधर हानली भी काफी ज्यादा बेकरार था, क्योंकि अभी तक वो बैरियर को ब्रेक करने में कामयाब नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ मार्कविस इतना ज्यादा घायल था कि वो इन लोगों का ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए वो फटाफट से इन सभी नेस एंड सोल्स को अपनी पर्पल गोल्ड कप में ट्रैप
ट्रैप कर देता है, जिसके बाद वो भी बड़ी तेजी के साथ हानली के पास पहुंच गया। वो उसे बता रहा था कि मैं ज्यादा देर तक इन्हें रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरा गोल्डन कप उन्हें थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकता है। साथ ही मेरे पास बस ये एक ही माउंटेन ओपनिंग बैनर बचा है। अगर मैं अपनी मैजिकल पावर को इस बैनर के साथ चैनल करूँ तो मैं इस माउंटेन को ओपन कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए मेरा भाई हानली इन लोगों को बिजी रखे। जिसके बाद मार्क्विस तुरंत ही उस बैनर को लेकर बैरियर को ओपन करने रवाना हो गया। उसने अब इन सभी नेसेंट सोल की जिम्मेदारी हानली के कंधे पर सौंप दी थी। सो यहाँ पर हानली अपने डिवाइन सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए उस गोल्डन कप को चेक करने लगा। उसने नोटिस किया कि अब तो उस कप पर ढेर सारे क्रैक्स पड़ रहे हैं। उस कप में ट्रैप नेसेंट सोल उस कप को ब्रेक करके बाहर आने के लिए मरे जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ नांगोंग ने फटाफट से उस बैरियर को ओपन करने की प्रिपरेशन शुरू कर दी। इधर हानली भी उन नेसेंट सोल को ट्रैप करने के लिए वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप करने की फिराक में था। उसने बड़ी चालाकी के साथ वहाँ ऑलरेडी मौजूद रेस्ट्रिक्शन को ही अपने यूज में ले लिया, जो देखते साथ ही मार्क्विस के तो होश उड़ गए। वो हैरान होते हुए हानली से कहने लगा कि तुम तो इस सुप्रीम मिस्ट्री रेस्ट्रिक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो हानली उसे बताने लगा कि ये तो बस एक टेम्पररी सोल्यूशन है। मैं यहाँ मौजूद रेस्ट्रिक्शन की बस 10% पावर को ही एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मेरे पास बाकी बचे 90% पावर को अनलिश करने की एबिलिटी होती तो मैं जरूर से इन नेसेंट सोल को यहीं पर कैद कर देता। सो अब आप भी मेरी बात समझ लीजिए कि मैं ज्यादा देर तक इन्हें होल्ड नहीं कर पाऊंगा, इसलिए जल्दी से उस बैरियर को ओपन करो, वरना हम दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे। इधर जैसे ही नेसेंट सोल ने उस गोल्डन कप को एक्सप्लोर किया, वैसे ही मार्क्विस को भी तकलीफ होना शुरू हो गई, क्योंकि ये गोल्डन कप उसी की मैजिकल पावर से कनेक्टेड था। इधर मास्टर यून अपने साथियों के साथ उस रेस्ट्रिक्शन के नीचे आ चुका था। वो कहता है कि जरूर से वो हानली इसे कंट्रोल कर रहा है, और अब उसने फटाफट से अपनी शुरिकन सिजिल को रिलीज करते हुए इस बैरियर को हटाने की कोशिश करना शुरू कर दी। मगर हानली भी कुछ कम नहीं, उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस रेस्ट्रिक्शन को सेटअप रखा था। वहीं दूसरी तरफ मार्क्विस नानगोंग को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी, मगर उस बंदे ने अपनी ब्लड को सैक्रिफाइस करते हुए उन बैनर्स की पावर को 1000 गुना ज्यादा बढ़ा दिया था। वहीं दूसरी तरफ यून अपने साथियों से कहने लगा कि जल्दी से इस रेस्ट्रिक्शन को हटाने में मेरी मदद करो, वरना वो दोनों यहाँ से भागने में कामयाब हो जाएंगे। तो उन सभी नेसेंट सोल्स ने एक साथ मिलकर अपनी पावर्स को अनलिश करना शुरू कर दिया, जिसके चलते रेस्ट्रिक्शन की पहली लेयर तो ब्रेक हो गई। लेकिन हानली भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। उसने दोबारा से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन की एक और लेयर को सेटअप कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मार्क्विस अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बैरियर को हटाने में लगा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ वो सभी नेसेंट सोल मिलकर 1 बाय 1 उन रेस्ट्रिक्शंस को हटाने लगे। हानली अच्छे से जानता था कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, और वो इन शैतानों के हाथों घायल नहीं होना चाहता था। उसकी आंखों के सामने उस रेस्ट्रिक्शन पर क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए। वहीं पर हम मार्क्विस को देख पाते हैं। इस बंदे ने अपनी जी जान लगाते हुए फाइनली माउंटेन के बैरियर को ओपन किया था। धीरे धीरे करते हुए वो माउंटेन 2 हिस्सों में बट चुका था, जो देखते साथ ही हानली फटाफट से उस रेस्ट्रिक्शन को छोड़कर सीधे माउंटेन की तरफ रवाना हो गया। और अब उसके वहाँ से जाते साथ ही उस रेस्ट्रिक्शन की धज्जियां उड़ गई। इन सभी नेसेंट सोल ने वहाँ पर कई सारे एक्सप्लोजन कर दिए थे। इधर हानली को अपने सामने से भागता हुआ देखकर मार्क्विस भी उसके पीछे रवाना हो गया। ये दोनों एकदम महफूजियत के साथ उस माउंटेन से बाहर आ चुके थे। इधर मार्क्विस अपने दुश्मनों से कह रहा था कि जिस दिन तुम मेरे सामने आओगे वही तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैं उसका 1000 गुना ज्यादा वापस करने वाला हूँ। बस तुम लोग मेरी वापसी का इंतजार करना। और अब यहाँ पर मार्क्विस ने अपनी एक सीक्रेट मेथड का यूज किया, जिसे 10,000 फीट लॉन्ग भी कहा जाता था। ये सीक्रेट टेक्निक अपनी तेज रफ्तार के लिए जानी जाती थी। तो इसी का इस्तेमाल करते हुए मार्क्विस एक ही पल में हजारों मील दूर चला गया। यानी कि अब वो मास्टर यून और उसके साथियों की चपेट में नहीं आने वाला था। यहाँ पर मास्टर यून के पास तमाशा देखने के अलावा अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तब तक मास्टर यून के बाकी के साथी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो कह रही थी कि मार्क्विस को जिंदा जाने देकर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तो आज से ही हमारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। पता नहीं उसने आखिर कौन सी एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल किया था। उसकी स्पीड तो काफी ज्यादा तेज है। जिस पर मास्टर यून बताने लगा कि इस टेक्निक को सीनियर सांकुन ने खुद ही इजाद किया
किया था। इसे 10,000 फीट भी कहा जाता है, यानी कि जब मार्कविस 1 फीट के डिस्टेंस को तय करेगा तब उसकी दूरी 10,000 फीट तक बढ़ जाएगी। साथ ही वो इस टेक्निक के जरिए अपनी ऑरा को भी कंसील कर सकता है, यानी कि मुलान रेस भी उसे पकड़ नहीं सकती। लेकिन ये सारे बेनिफिट मार्कविस को फ्री में तो नहीं मिलने वाले। इस टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से उसकी वाइटल एनर्जी काफी ज्यादा डिप्लेट हो जाएगी और साथ ही साथ ब्लड एसेंस भी जाया होगा। और रही बात उस हानली की, तो उसके पास बड़ी ही अजीब से विंग्स थे। वो बंदा अपने विंग के जरिए लाइटनिंग को भी कंट्रोल कर सकता था। मेरे ख्याल से वो उसकी कोई लेजेंडरी थंडर एस्केप टेक्निक होगी, जो कि काफी तेज स्पीड के साथ साथ उसके लिए पोर्टल भी ओपन कर सकती। तो उन्हीं पोर्टल्स का इस्तेमाल करते हुए हानली यहाँ से काफी दूर पहुँच चुका होगा। मगर तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, हानली हमसे बदला लेने नहीं आने वाला। और रही बात उस मार्कविस की, तो उसका इंतजाम तो मैंने ऑलरेडी कर दिया था। दरअसल मैंने उस मार्कविस की बॉडी को सीक्रेटली टेम्पर किया है। जब उसकी 10,000 फीट टेक्निक उसका सारा ब्लड एसेंस एब्सॉर्ब करेगी, उस वक्त मेरी टेक्निक उस पर असर दिखाना शुरू कर देगी। फिर तो मार्कविस में इतनी भी ताकत नहीं रहेगी कि वो एक कदम आगे बढ़ा पाए, और उसी वक्त हम वहाँ जाकर उसे खत्म कर देंगे। खैर, अब हमने अपने दोस्त यू को भी चेक करना चाहिए। उस कमीने हानली ने उस पर बुरी तरह से अटैक किया था। और अब सीन शिफ्ट होकर हम वांग चान को देख पाते, जो कि अब हानली के नाम की माला जप रहा था। वहीं पर वांग चान की बीवी अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके टांगों को जोड़ने की कोशिश करने लगी, मगर उसका एक भी स्पेल वांगचान के टांगों पर कोई असर नहीं दिखा रहा था। तब तक टियांगो भी वहां आकर उस बंदी पर चिल्लाने लगा। वो कह रहा था कि आखिर तुम वांगचान के लिम्स को जोड़ क्यों नहीं पा रही, जिस पर वो बंदी रोते हुए बताने लगी कि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन इन पर मेरी मेथड्स का कोई असर नहीं हो रहा। उनके पाँव के घाव में काफी जबरदस्त डार्क एनर्जी है, जिसे मैं बिल्कुल भी हटा नहीं सकती। मैंने तो प्रोटेक्टिव ब्लड मिस्ट का भी यूज किया था, लेकिन वो भी कोई असर नहीं दिखा रही। यहाँ पर टियांगो उस ब्लड एनर्जी को चेक करने लगा। वो कह रहा था कि ये तो काफी ज्यादा अजीब है। वो कह रहा था कि मेरे ख्याल से ये कोई टॉप रैंकिंग वाले डिमोनिक आर्ट है। मैंने तो आज तक ऐसी किसी आर्ट को विटनेस नहीं किया था। अगर उस बंदे को इतनी भयानक डिमोनिक आर्ट पता है तो जरूर से डिमोनिक सेक्ट से कनेक्टेड होगा, और वो तुरंत ही उस डार्क एनर्जी को अपने कंटेनर में भर लेता है, ताकि बाद में वो इस डिमोनिक आर्ट को स्टडी कर पाए। वही दूसरी तरफ मैडम वे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यू को आजाद करने की कोशिश करने लगी। इनफैक्ट ये सभी लोग इस ब्लू आइस फ्लेम को हटाने की कोशिश में थे, लेकिन इनमें से कोई भी उन ब्लू आइस फ्लेम को रिलीज नहीं कर पाया। तो फाइनली मास्टर यून अपने साथियों को बताने लगा कि हम हमारे दोस्त यू की फिजिकल बॉडी को बचा नहीं सकते। अगर इसके नेसेंट सोल खुद ब खुद बाहर आ जाए तो फिर हम इसके लिए एक नई बॉडी का इंतजाम करेंगे। जिस पर वो दूसरा बंदा कहने लगा कि हाँ, मेरे ख्याल से हमारे पास अब बस यही एक ऑप्शन है। और उतने में ही यू की नेसेंट सोल उसकी बॉडी से बाहर आ गई। भले वो नेसेंट सोल इस आइस फ्लेम से आजाद हो चुकी थी, मगर वहाँ से बाहर आते साथ ही उन फ्लेम्स ने उसे कैच कर लिया, जिसके चलते वो नेसेंट सोल बुरी तरह से तड़पने लगी। इनमें से कोई भी उस नेसेंट सोल को बचा नहीं सकता था। और उसी वक्त उस नेसेंट सोल ने वहाँ मौजूद पॉन्ड में छलांग लगा दी। उस सोल के पानी में जाते साथ ही वो पानी भी ब्लू आइस में बदल गया, और फाइनली वो नेसेंट सोल भी जलकर राख हो गई। तब तक टियांगो भी वहाँ पर पहुँच चुका था। वो अपनी साथियों से पूछने लगा कि बताओ यू के साथ क्या हुआ है। तो मास्टर यून उसे बताने लगा कि जैसे उस नेसेंट सोल ने आइस वॉल को टच किया, उसकी बॉडी में अचानक से ही आग लग गई, और बस कुछ ही पलों में यू की नेसेंट सोल पूरी तरह से वैनिश हो गई। ये सब सुनकर टियांगो काफी ज्यादा हैरान था। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि हानली ने तो बस 200 साल ही कल्टीवेट किया, मगर उसने तो एक ही झटके में अपनी ही लेवल वाले बंदे की सोल तक को मिटा दिया। हानली ने फॉर्मेशंस में महारत हासिल की। उसके पास बहुत ही भयानक टॉप रैंकिंग वाली डिमोनिक आर्ट है, और इतना ही नहीं, उसके पास सबसे बेशकीमती थंडर एस्केप टेक्निक भी थी। उन्हीं अजीब से दिखने वाले विंग्स का इस्तेमाल करके वो बंदा यहाँ से भाग निकला। हानली, आखिर तू है कौन और तू आया कहाँ से? साथ ही साथ वो वांगचान को भी दिल ही दिल में गालियाँ देने लगा। वो कह रहा था कि इसी कमीने की वजह से हमारा हानली से पाला पड़ गया। अगर ये उसे 100 सालों पहले ही मार देता तो शायद हम पर कभी ऐसा वक्त नहीं आता, लेकिन अब हमारा डेविल स्पिरिट से बहुत बड़े खतरे में है। हानली नाम का शैतान हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पर हानली के बारे में सोच सोच के ही टियांगो का तो एक ढक्कन खून जल गया था। वेल, खून जलना तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो हमारे हीरो का एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें कई सारी कार्ड्स दिखाई गई, जो कि रेगिस्तानी इलाकों में ट्रैवल कर रही थी, और उसी में हम सिल्वर मून और हानली को देख पाते हैं। यहाँ पर हानली ने अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इल्यूजन क्रिएट किया था, जिसके चलते कोई भी इन दोनों को देख नहीं सकता। सिल्वर मून कह रही थी, मास्टर आप तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो, आपने तो मुलान रेस की
व्यापारियों की गाड़ियों में ही अड्डा बना लिया। इस तरह से तो हम बड़ी आराम के साथ मुलान ग्रासलैंड को क्रॉस करेंगे और किसी को पता नहीं चलने वाला। तो हानली उसे बताने लगा कि ये बस व्यापारियों की ही गाड़ियां नहीं, बल्कि ये तो एक छोटी सी ट्राइब है जिसे हाल ही में मुलान रेस ने फॉर्म किया। वो लोग इस ट्राइब के जरिए टियानयान में जितने भी रिसोर्सेस है उन सब पर कब्जा करना चाहते। इस बार मुलान रेस हमारे कॉन्टिनेंट में सिर्फ तबाही मचाने नहीं आने वाली, बल्कि वो हमारे कॉन्टिनेंट पर कब्जा करके वहाँ पर राज करना चाहते। खैर, अब जब तक हम टियानयान कॉन्टिनेंट में नहीं पहुँचते हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि टियानयान पहुँचने में काफी ज्यादा वक्त लग जाएगा। जिस पर सिल्वर मून कह रही थी कि मास्टर अगर सच बताओ तो ये ट्रिप हमारे लिए काफी ज्यादा फायदे की साबित हुई। मुझे अफसोस तो बस एक ही बात का हो रहा कि हम उस वांगचान को खत्म नहीं कर पाए। मुझे तो लग रहा था कि आप अपनी एक ही स्ट्राइक में उस कुत्ते का काम तमाम कर दोगे, लेकिन वो काफी ज्यादा लकी निकला कि आपकी स्ट्राइक उसके पाँव पर हिट हो गई। जिस पर हानली कह रहा था कि ऐसा लकी होना तो किसी काम का नहीं, ऐसे हर पल तड़पने से अच्छी तो मौत है। वांगचान को जिंदा छोड़ने की मेरे पास दो वजह थी। एक तो मैं ये चाहता हूँ कि वांगचान मुझे बिल्कुल भी ना भूले, और दूसरी बात ये है कि अगर मैं वांगचान को ऑन द स्पॉट मार देता तो उसका अंकल टियान को बिल्कुल हमारा पीछा नहीं छोड़ता। उन खतरनाक लोगों की चुंगल से भागना ही हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी थी। और अगर सच बताओ तो मुझे उस वांगचान को तड़पता हुआ देखकर काफी ज्यादा मजा आया। फ्यूचर में मुझे वांगचान को खत्म करने का मौका तो जरूर मिलेगा, और उस दिन मैं वांगचान के हाथ पाँव नहीं बल्कि सीधे उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। जो सुनकर सिल्वर मून कहने लगी कि अरे वाह, ये सब तो आपकी प्लानिंग के हिसाब से हुआ। मुझे तो लगा था कि वांगचान को आपने गलती से जिंदा छोड़ दिया, लेकिन ये तो आपके प्लान का एक हिस्सा था। वैसे ये ट्रिप हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुई। और इतना कहते साथ ही सिल्वर मून ने 3 जेड बॉक्सेस बाहर निकाल लिए। ये सब देखकर तो हानली भी एक पल के लिए थोड़ा सा हैरान था कि आखिर सिल्वर मून के पास 3 जेड बॉक्सेस कहाँ से आ गए। तो सिल्वर मून उसे बताने लगी कि जब फर्स्ट फ्लोर पर आप सभी लोग उस स्क्रॉल को चेक कर रहे थे उसी वक्त मैं चुपके से सेकंड फ्लोर पर पहुंच गई। दरअसल उस चेम्बर में 3 नहीं बल्कि 6 बॉक्सेस थे, तो उसमें से 3 मैंने उठा लिए। मास्टर अगर सच बताओ तो मैं उन सभी बॉक्सेस को चुराना चाहती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर हमने सारे बॉक्सेस उठा लिए तो उन लोगों को हम पर शक हो जाएगा। जिस पर हानली कहने लगा कि ये सभी 6 बॉक्सेस मास्टर सांगकुंग के सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेजर्स होंगे। अब तुमने 3 चुराए और 1 मुझे मार्क्विस ने दिया था, यानी कि हमारे पास 6 में से 4 बॉक्सेस ऑलरेडी आ चुके हैं। सो इस बात में कोई शक ही नहीं कि ये ट्रिप हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो गई। तो सिल्वर मून एकदम सीरियस होते हुए कहने लगी कि मास्टर आप तो काफी ज्यादा बोल्ड थे। इतने सारे निसन सोल होकर भी आपने सबसे पहले हमला कर दिया। इतना ही नहीं, आपने वहाँ से भागने के लिए ऑलरेडी सारी अरेंजमेंट करवा दी थी। मुझे तो बस इतना जानना था कि क्या आपको डर नहीं लगा कि वो लोग हमें पकड़ लेंगे। जिस पर हानली कहने लगा कि अगर हम पकड़े भी जाते तो भी वो लोग मुझे मार नहीं सकते थे। हम लोग ब्लड शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग जाते। इसीलिए जब मैंने उन पर हमला किया था तब मुझे 90% गारंटी थी कि मैं यहाँ से सक्सेसफुली वापस बाहर जा पाऊंगा। खतरे को जाने बिना मैं कोई एक्शन नहीं लेता। अगर सच बताओ तो मुझे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। मुझे ऐसा लगा था कि तुम अर्थ एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करके ज्यादा दूर नहीं जा पाओगी, लेकिन तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। मगर तुम्हारी अर्थ एस्केप टेक्निक तो वाकई मेरी इमेजिनेशन को भी बीट कर चुकी। जो सुनते साथ ही सिल्वर मून हंसते हुए कहने लगी कि मास्टर आप तो बेवजह ही मेरी तारीफें कर रहे। मगर असल बात तो ये है कि हानली के मुंह से अपनी तारीफें सुनकर इसका दिल गार्डन हो गया। जिसके बाद वो हानली को बताने लगी कि ये जेड बॉक्सेस अपने ऑरा को अच्छी तरीके से कंसील कर सकते। अगर इनके पास ऐसी एबिलिटी नहीं होती तो सभी शैतान मुझे तुरंत ही पहचान जाते। लेकिन अगर मैं पकड़ी भी जाती तो कोई गम नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मास्टर मुझे उन शैतानों की चुंगल से आजाद करवा लेते। और अब हानली ने तुरंत ही एक जेड बॉक्स को ओपन किया। उसके अंदर हानली को एक स्क्रॉल हासिल हुआ था। तो हानली ने उसे काफी देर तक ऑब्जर्व करने के बाद अपनी स्टोरेज बैग में रख दिया। जिसके बाद वो दूसरा बॉक्स ओपन करता है। उसमें से एक छोटा सा कंटेनर बाहर आ गया था। अब हानली ने जैसे उस कंटेनर को ओपन किया उसमें से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगी। तो हानली ने सिल्वर मून को फटाफट से पीछे कर दिया। वो कह रहा था कि ऐसा भयानक पॉइजन मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। अगर किसी नेसेंट सोल की बॉडी पर भी इस पॉइजन का इस्तेमाल किया जाए तो बंदा तड़प कर मारा जाएगा। इनफैक्ट हाई लेवल के नेसेंट सोल भी इस पॉइजन से बच नहीं सकते। इसलिए हानली ने उस कंटेनर को अच्छे से पैक करके उसे अपने स्टोरेज बैग में वापस रख दिया। और अब उसने तीसरे जेड बॉक्स को ओपन किया। उसमें से एक बहुत ही चमकता हुआ आर्टिफैक्ट बाहर आ चुका था। सिल्वर मून तो इस आर्टिफैक्ट को देखकर ही काफी ज्यादा दंग रह गई। वो कह रही थी मास्टर मेरे ख्याल से इस आर्टिफैक्ट को पर्पल लियो कवर कहा जाता है। ये तो प्रिमोर्डियल एरा का एक लेजेंडरी एंशिएंट
ट्रेजर था। यहाँ पर हानले ने उस ट्रेजर को और भी ज्यादा ओपन कर दिया। वो उससे पूछने लगा कि सिल्वर मून, क्या तुम इस ट्रेजर को जानती हो? मुझे बताओ, क्या ये भी एक हेवन रीचिंग स्पिरिट ट्रेजर है? जिस पर सिल्वर मून जवाब देते हुए बताने लगी कि इसकी रैंकिंग के बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये ट्रेजर काफी ज्यादा रेयर होगा। पुराने जमाने में इसे एक डिफेंस के तौर पर यूज किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि एक लेट स्टेज वाले नेसेंट सोल के बंदे के हाथ अगर ये ट्रेजर लग जाए तो वो इस ट्रेजर को कई सौ मीलों तक फैला सकता है और उसके नीचे रहने वाली हर एक लिविंग बीइंग को प्रोटेक्ट किया जाएगा। हजारों लोगों की जान ये ट्रेजर बचा सकता है। इसका इस्तेमाल बस डिफेंस के लिए नहीं बल्कि ऑफेंस के लिए भी किया जा सकता। अगर आप इस ट्रेजर के जरिए अपने दुश्मन को पकड़ना चाहते हो तो उस वक्त ये ट्रेजर अपनी एक स्पेशल पावर को रिलीज करेगा। उसे जेड यांग ट्रू फायर कहा जाता है। ये पावर इतनी ज्यादा भयानक होगी कि ताकतवर दुश्मन भी इसमें जलकर राख हो जाएगा। और यहाँ पर सिल्वर मून के चेहरे पर गुस्सा था। हानले ने भी ये बात नोटिस की कि हमेशा स्माइल करने वाली सिल्वर मून अचानक से इतनी सीरियस कैसे हो गई। इसलिए उसने सिल्वर मून को आवाज दी और वो भी अपने उन ख्यालों से बाहर आ गई। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो हानले ने उसे नींद से उठा दिया। यहाँ पर हानले उससे कह रहा था कि तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम इस ट्रेजर को काफी अच्छे से पहचानती हो, तो क्या तुम मुझे बताना चाहोगी कि तुमने इस ट्रेजर को पहले कहाँ देखा था? तो सिल्वर मून उन इवेंट्स को याद करने की कोशिश करने लगी। यहाँ पर उसे एक वॉरियर के हाथ में ये ट्रेजर नजर आ रहा था, लेकिन उसकी मेमोरीज पूरी तरह से ब्रोकन थी, इसलिए उन यादों के फ्रेगमेंट को आपस में जोड़ना सिल्वर मून के लिए मुश्किल हो गया। वो कह रही थी, मास्टर शायद ये एक एंशिएंट जमाने की बात है। उस वक्त मैंने इस ट्रेजर को देखा था, लेकिन वो किसके हाथ में था और उसने क्यों यूज किया ये मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक जमाने में ये ट्रेजर मेरे पास था। मगर वो सारी बातें याद करने की वजह से सिल्वर मून को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तभी हानले उससे कहता है कि अगर ये ट्रेजर इतना ही ज्यादा पावरफुल था तो फिर एंसेस्टर सांकुन की जेड स्लिप में इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया। अब तो मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि उन्होंने ये ट्रेजर फॉलन डेविल वैली से ही कलेक्ट किया होगा। और अब उस ट्रेजर को अपने स्टोरेज बैग में रखते हुए सिल्वर मून से कहने लगा कि वैसे तो ये ट्रिप हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुई, लेकिन हमें वो ट्रेजर नहीं मिला जिस पर एंसेस्टर सांकुन ने फॉलन डेविल वैली में जाने की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। अगर इस जेड बॉक्स में भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो फिर मार्क्विस नानगोंग के पास जो बॉक्स गया है उसी में वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो सिल्वर मून उससे कहने लगी कि मास्टर, सबसे पहले बॉक्स में आपको एक जेड स्लिप मिली थी, क्या उसमें फॉलन डेविल वैली की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी गई? तो हानले उसे बताने लगा कि उस जेड स्लिप को मैंने काफी अच्छे से चेक किया, उसके अंदर बस एंसेस्टर सांकुन की ऑटोबायोग्राफी है, साथ ही उनकी स्पेशल कल्टीवेशन टेक्निक मून गेजिंग आर्ट का भी उसमें नॉलेज है, लेकिन मैं उस कल्टीवेशन मेथड को प्रैक्टिस नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरी कल्टीवेशन स्टाइल से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। हाँ, लेकिन उसमें ऐसी कुछ छोटी मोटी सीक्रेट टेक्निक है जिनका आगे चलकर मैं यूज करूंगा। सब ये सारी बातें सुनने के बाद तो सिल्वर मून काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। वो हानले से कह रही थी कि मास्टर जल्दी से इस बॉक्स को ओपन कीजिए, क्या पता इसके अंदर ही फॉलन डेविल वैली का सीक्रेट हो, फिर तो हमारी लॉटरी लग जाएगी। तो फाइनली हानले ने उस बॉक्स को ओपन किया और उसमें से एक रिंग बाहर आ गई थी। उस रिंग को देखकर ही सिल्वर मून काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। वो कह रही थी, मास्टर इस रिंग का मटेरियल तो बहुत ही अजीब है। और फिर वो उस रिंग को काफी केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद हानले को एक्साइटेड होकर कहने लगी कि मास्टर ये रिंग तो बहुत ही ज्यादा। हानले इधर सोच रहा था कि पता नहीं ये बंदी बहुत ज्यादा से आगे कब बढ़ेगी। और फिर वो हानले की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहने लगी कि ये तो बस एक मामूली सा मैजिकल आर्टिफैक्ट है। बेचारे हानले का तो पोपट बन गया। और अब हानले भी रिकन्फर्म करने के लिए उस रिंग को चेक करने लगा। वो कहने लगा कि एंसेस्टर सांकुन ने इसे काफी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया था, तो जरूर से इसका ओरिजिन सिग्निफिकेंट होगा। अगर ये कोई मामूली रिंग होती तो एंसेस्टर सांकुन कभी भी इसे जेड बॉक्स में छुपा कर नहीं रखते। खैर फिलहाल के लिए हम इसे सेफ रखेंगे और आगे चलकर इसके ओरिजिन के बारे में पता करना होगा। उतने में ही सिल्वर मून ने हानले से सवाल पूछा कि मास्टर क्या आपको भी उस फॉलन डेविल वैली में दिलचस्पी है? जिस पर हानले जवाब देते हुए कहने लगा कि फॉलन डेविल वैली टियानयान का सबसे खतरनाक इलाका। मुझे पूरा यकीन है कि उस भयानक जगह पर ही टियानयान के सबसे पावरफुल ट्रेजर्स होंगे। अगर कल्टीवेशन की बात की जाए तो नेसेंट सोल बनने के बाद तुम्हारी प्रोग्रेस थम सी जाती है। अगर तुम्हें ब्रेक थ्रू करना है तो पावरफुल ट्रेजर्स की जरूरत पड़ती। सक्सेस हासिल करने के लिए अब क्लोज डोर कल्टीवेशन काम नहीं आने वाला, हमें न जाने कितने ही सारे प्रेशियस आर्टिफैक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो हाँ, मुझे फॉलन डेविल वैली में इंटरेस्ट है, लेकिन फिलहाल हम उस वैली के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो ये पावरफुल शैतान हमारे पीछे पड़ जाएंगे। और वैसे भी मूलान रेस अब जंग
की तैयारी में है तो जल्दी टियानयान में तबाही मचेगी। इसलिए फिलहाल के लिए हम एकदम ही लो प्रोफाइल रखेंगे। इस मूलान ग्रासलैंड से बाहर निकलने के लिए हमें एक लंबा अरसा लगने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि तब तक तुम यहाँ पर अपनी आंखें बंद करके मेडिटेट करो। जैसे ही सही मौका मिलेगा हम सीधे ड्रिफ्टिंग क्लाउड्स के लिए रवाना हो जाएंगे। तो सिल्वर मून भी अपने फॉक्स वाले फॉर्म में आकर फटाफट से मेडिटेशन करने बैठ गई। सो इस तरह से हानली का ये सफर काफी ज्यादा लंबा होने वाला है। मूलान ग्रासलैंड शैतानों का घर है, तो इसे क्रॉस करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इस एपिसोड के एंड में हमें बताया गया कि हानली सांगकुन की केव से जिंदा वापस आया, साथ ही साथ उसने वहाँ से ढेर सारे ट्रेजर्स भी हासिल कर लिए। वही अगर बात मूलान रेस की जाए तो टियानयान में तबाही मचाएगी। सो आने वाले फ्यूचर में टियानयान कॉन्टिनेंट में खून की नदियां बहना कंफर्म है, मगर चाहे कुछ भी हो जाए सर्वाइवल की जंग हमेशा जारी रहेगी। और गाइस इसी के साथ हानली की सीरीज का सीजन 4 यहीं पर एंड हो जाता है। इसका सीजन 5 जब भी रिलीज होगा हम उसकी वीडियोस लेके आएंगे। आप सभी ने इस सीरीज को इतना प्यार दिया उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अब हानली की मुलाकात होगी सीजन 5 में, तो आप फिलहाल के लिए हानली को अलविदा कह सकते हो। कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।